नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की कहानी आपको बताने वाले हैं उसका पिता फौजी था और वो खुद खाकी पहनकर अपराधियों का खात्मा करना चाहता था। पढ़ाई में बेहतरीन और परिवार का लाडला, दो बहनों का छोटा भाई कैसे गैंगस्टर बना, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये लड़का जो हर दिन सपनों को जीता, पुलिस की वर्दी को अपने शरीर पर लाने का सपना संजोता, पिता फौजी तो फिर देशभक्ति रोम रोम में, तो फिर कैसे लड़का गैंगस्टर बना। आज हम आपको जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली दिखाने वाले हैं, उसके दोस्त ही उसके दुश्मन बने और बार बार दगाबाजी हुई। लेकिन गैंगस्टर की गैंग में क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी, खेल ताकत का, नाम का, पैसों का, दहशत का और खौफ का, और हर कोई इसका बादशाह बनना चाहता है। आज जिसकी क्राइम कुंडली से पर्दा हटाने वाले हैं, उसे गैंग का सरगना बनने के लिए बार बार दोस्ती तोड़ी, नाम जीतू जोड़ी। जीतू जोड़ी, जिसकी जिंदगी की शुरुआत चूरू जिले के जोड़ी गांव से होती है। इसी जमीन पर एक फौजी पिता के घर में ये लड़का जन्म लेता है। लेकिन कैसे स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज जाते हुए ये पुलिस वाला बनने से गैंगस्टर बनने की तरफ जाने लगता है। कैसे जितेंद्र सिंह जीतू जोड़ी बनने लगता है। आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जितेंद्र सिंह अपराध की राह पर चलते हुए पुलिस की नजरों में मोस्ट वांटेड बन जाता है। आज हम आपको जीतू जोड़ी के परिवार, उसके हथियार, उसकी गैंग, उसकी पूरी क्राइम कुंडली और शादी के बाद का सच, ये पूरी हकीकत दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे जितेंद्र सिंह बन गया जीतू जोड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। जन्म स्थान जोड़ी गांव चूरू, पिता का नाम खीम सिंह, सपना पुलिस में भर्ती होना, हकीकत गैंगस्टर, गैंग का नाम जीतू जोड़ी गैंग, असली नाम जितेंद्र सिंह, आपराधिक नाम जीतू जोड़ी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली और जिंदगी आपको बताने वाले हैं, वो बचपन से पुलिस वाला बनना चाहता था, जिसके पिता ने फौज में रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा की और जो खुद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनकर समाज की सेवा करना चाहता था। लेकिन इच्छाओं और कम वक्त में शोहरत और पैसा कमाने की चाह ने उसको गैंगस्टर बना दिया। आज बात उस गैंगस्टर की जिसको परिवार जितेंद्र सिंह के नाम से जानता है और जुर्म की दुनिया में लोग जीतू जोड़ी के नाम से। जितेंद्र सिंह का जन्म चूरू जिले के जोड़ी गांव में हुआ। जितेंद्र अपने माता पिता का लाडला था क्योंकि वो दो बहनों में एक भाई था। ऐसे में जितेंद्र के पिता खीम सिंह ने जितेंद्र के सुनहरे भविष्य के सपने देखे। उन्होंने सोचा कि जितेंद्र को अगर शुरू से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए तो बड़ा होकर जितेंद्र सफलता के नए आयाम स्थापित जरूर करेगा। शायद इसीलिए परिजनों ने जितेंद्र की स्कूली शिक्षा उसके गांव से नहीं बल्कि बीकानेर से करवाई। बीकानेर के केंद्रीय विद्यालय में जितेंद्र का दाखिला करवाया गया, जहां पर जितेंद्र ने कक्षा 1 से 5 तक पास की और कक्षा 5वीं के बाद जितेंद्र को उसी के गांव के एक निजी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। स्कूल में जितेंद्र ने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की और इसके बाद जितेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए झुंझुनू भेज दिया गया। फिर 9वीं से 12वीं तक जितेंद्र ने चूरू के इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि शुरू में तो जितेंद्र पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन जैसे जैसे जितेंद्र की शिक्षा स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी, जवानी की दहलीज के साथ जितेंद्र की सोच बदलने लगी और उसकी संगत में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के छात्रों की एंट्री होती है। इसका सीधा असर जितेंद्र सिंह के नेचर पर पड़ा और वो छात्रों से झगड़ने लगा, मारपीट करने लगा और खुद को छात्रों के बीच में बॉस की भूमिका में दिखाने लगा। परिवार और फौजी पिता बेटे में आ रहे बदलाव से अनजान थे।
शायद परिवार से दूर रहने की वजह से जितेंद्र सही और गलत का फर्क भूल गया था। 2010 में जितेंद्र ने अपने साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों के साथ मारपीट की। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने जितेंद्र के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवा दिया। स्कूली टाइम में ये पहला मुकदमा था जितेंद्र के खिलाफ। हालांकि बाद में परिजनों ने बच्चों का झगड़ा समझकर राजीनामा कर दिया। राजीनामे के बाद केस से जितेंद्र सिंह के नाम को हटा दिया गया, लेकिन 2012 में छात्र जितेंद्र और कनिष्क लांबा आपस में भिड़ गए। इस दौरान जितेंद्र ने कनिष्क को इतना पीटा कि उसको काफी चोटें आई। कनिष्क के परिजनों ने जितेंद्र के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया, लेकिन एक बार फिर दोनों के परिजनों ने समझौता कर लिया। समझौते के बाद एक बार फिर से जितेंद्र का नाम केस से हटा दिया गया। इन घटनाओं के बाद तक जितेंद्र सिंह का सपना पुलिस की वर्दी पहनना ही था। इसके लिए जितेंद्र सिंह ने मेहनत भी की, परीक्षा भी दी। साल 2011 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आवेदन भी किया। आवेदन के बाद जितेंद्र ने कांस्टेबल बनने के लिए परीक्षा के लिए काफी पढ़ाई भी की, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम सामने आया तो जितेंद्र सिंह टूट गया। सिर्फ 1 नंबर से जितेंद्र परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद जितेंद्र ने दोबारा कभी परीक्षा नहीं दी और जो लड़का पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों को पकड़ने वाला था, वो अब खुद अपराध की राह पर चलना शुरू करता है। सोचिए जरा, क्या सच में एक परीक्षा में फेल हो जाना आपकी जिंदगी को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि ना तो सपने सच्चे थे और ना ही इरादे पक्के थे। खैर, अब जितेंद्र सिंह जीतू जोड़ी बनने लगा था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से फेल हो जाने पर जितेंद्र टूट गया, या फिर यूँ कहें कि जीतू के सपने चूर चूर हो गए। और यही कारण था कि अब जितेंद्र का दिमाग कानून की तरफ नहीं बल्कि गैर कानूनी कामों की तरफ ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि जीतू भी अन्य गैंगस्टर की तरह कम समय में अधिक शोहरत पाना चाहता था। जीतू चाहता था कि अब वर्दी में ना सही, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर प्रसिद्धि पानी है। परिवार का दबाव था कि जितेंद्र अपनी पढ़ाई को पूरा करे, और यही वजह रही कि पिता ने 12वीं के बाद जीतू को तारानगर के चौधरी कॉलेज में दाखिला करवा दिया, क्योंकि जीतू के पिता सोचते थे कि कॉलेज की शिक्षा के बाद वो शायद पुलिस विभाग में जाने का सपना पूरा कर सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है। लेकिन उस समय जीतू के पिता ये नहीं जानते थे कि जीतू अपनी किस्मत में पुलिस विभाग में जाना नहीं बल्कि एक गैंगस्टर बनना लिख चुका है। कॉलेज में जीतू आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों के साथ रहने लगा। 2015 में कॉलेज में जीतू के एक दोस्त ने उसे गैंग बनाने की सलाह दी। अब जीतू अपनी गैंग बनाने के बारे में सोचने लगा। गैंग बनाने से पहले जीतू अपने इलाके में दहशत फैलाना चाहता था। इसके लिए जरूरी था हथियार और थानों में जीतू के खिलाफ मामले दर्ज होना। ऐसे में जीतू ने हथियार के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि लोकल इलाके से अगर वो हथियार लेगा तो पुलिस की नजरों में आ जाएगा। ऐसे में उसे यूपी के बदमाशों से संपर्क करना शुरू किया और हथियारों की व्यवस्था करनी शुरू हुई। जीतू ने अपने दोस्त की बात मान ली और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए यूपी के एक नामी बदमाश से दोस्ती कर दी और उससे एक हथियार मंगवा लिया। एक तो नया खून, ऊपर से हाथों में हथियार और दिल में नामी गैंगस्टर बनने की सोच ने जीतू को बेहद उत्तेजित कर दिया। हाथों में हथियार आने के बाद जीतू ने अपने ही गांव के युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में जीतू के गैंग में उसके गांव के कई युवा भी शामिल हो गए। फिर क्या था, जीतू और उसके गुर्गों ने आए दिन व्यापारियों और शराब के ठेकेदारों के साथ उलझना शुरू कर दिया। तभी चूरू के एक ठेकेदार ने जीतू गैंग के एक सदस्य के साथ मारपीट कर दी। ये बात जीतू को पता चलने पर जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब ठेकेदार शीशपाल पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया, जिस पर चूरू सदर थाने में जीतू और उसके साथी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। जीतू जोड़ी अपराध की दुनिया में ऑफिशियल एंट्री कर चुका था। अब इसके पास एक गैंग थी, गुर्गे थे, हथियार थे और पुलिस की रडार पर भी आ चुका था। लोगों में दहशत फैलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें एक अपराधी के पास होनी चाहिए, वो सब अब जीतू जोड़ी के पास थी। यही वजह रही कि देखते ही देखते जीतू जोड़ी के खिलाफ एक के बाद एक मामले
दर्ज होते चले गए और जैसे जैसे अपराधों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस के रडार पर जीतू जोड़ी आता चला गया। जीतू जोड़ी के बढ़ते कद की वजह से अब बाकी गैंगस्टर्स भी उसको पहचानने लगी थी। लेकिन अभी जीतू को दूसरी गैंग का सामना करना था, अपनी ही गैंग में दगाबाजी को झेलना था। ये रिपोर्ट देखिए। जीतू जोड़ी का दुश्मन जो कॉलेज वक्त से ही जीतू के खिलाफ था और जिसके साथ जीतू जोड़ी का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। अपराध की राह पर जीतू की एंट्री के बाद वो जीतू के खिलाफ ही रहा। नाम राम स्वरूप। कॉलेज पूरा करने के बाद भी दोनों के बीच की टसक बनी रही। कभी जीतू राम स्वरूप पर हमला करता तो कभी राम स्वरूप अपने साथियों के साथ जीतू के गुर्गों पर फायरिंग करता और दोनों ही एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते रहते। इसी दौरान एक बार राम स्वरूप और जीतू आमने सामने हो गए। जीतू के साथ उसका दोस्त संदीप कादियान और संजय भामाशाही था। राम स्वरूप के साथ भी उसके 3 साथी मौजूद थे। दोनों के बीच में फायरिंग हुई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। आखिरी वक्त पर पुलिस की एंट्री से सभी बदमाश मौके से भाग गए। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। थानों में बढ़ते मुकदमों की संख्या ने जीतू को हार्डकोर क्रिमिनल तो बना दिया था, लेकिन दौलत से जीतू अभी भी दूर था। ऐसे में जीतू ने अब विवादी जमीनों से जुड़ा काम शुरू कर दिया और इसी दौरान जीतू एक जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों पर तलवारों से हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। बाद में मौके से फरार हो गया। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। घायल लोगों के बयानों के बाद कोतवाली थाने में जीतू और उसकी गैंग के कुछ बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाने में मामला दर्ज होने के बाद जीतू और उसके साथी कुछ दिन तो फरार रहे, लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस ने आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने जीतू और उसके साथियों को जेल भेज दिया। यही वह पहला मौका था जब जीतू को पहली बार जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ महीने जेल में सजा काटने के बाद जीतू को जमानत मिल गई और जीतू वापस अपने घर लौट आया। जीतू के घर लौटने के बाद एक तरफ परिवार खुश था कि वो लौट आया और दूसरी तरफ परेशान थे कि जो बेटा पुलिस वाला बनना चाहता था आज वो पुलिस के रडार पर है और अपराध की राह पर आगे बढ़ चला है। परिवार चाहता था कि जो बेटा राह से भटक गया उसको कैसे वापस लाया जाए। पिता फौजी जिसका हर कोई सम्मान करता, उसका बेटा अपराधी, इस दाग को कैसे मिटाया जाए। तो जीतू के पिता को गांव के लोगों ने समझाया कि बेटे की शादी कर दी जाए। शादी के बाद जब जिम्मेदारी आएगी तो बेटा बदल जाएगा और अपराध की राह को छोड़ देगा। जीतू की शादी कर दी गई, लेकिन क्या वो बदल गया? क्या उसने अपराध की राह को छोड़ दिया? इस सवाल का जवाब ये आपको देते हैं क्योंकि जीतू की शादी यही सोचकर की गई कि जब जीतू पर जिम्मेदारी आएगी तो जीतू बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो जीतू ने अपराध की राह को छोड़ा और ना ही परिवार का जीतू की शादी करना सफल रहा। उल्टा जीतू जोड़ी अब और तेजी से अपराध की राह पर चलने लगा और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने लगा। शादी के बाद ससुराल कम, हवालात में जीतू का ज्यादा आना जाना रहता। अब तो जीतू मानो तय कर चुका था कि उसको अपने दुश्मनों का खात्मा करना है और अपनी गैंग को राजस्थान में तेजी से बढ़ाना है। ये रिपोर्ट देखिए। शादी के कुछ दिनों बाद ही जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर राम स्वरूप की गैंग के मुकेश नाम के युवक पर हमला कर दिया और उसे जमकर मारपीट कर दी। मौके से फरार हो गए। बाद में घायल मुकेश ने कोतवाली थाने में जीतू और उसके साथियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। इस घटना के बाद जीतू और राम स्वरूप के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कुछ समय के बाद कोतवाली थाना इलाके में एक जमीनी विवाद को सलटाने जीतू और उसकी गैंग की संदीप और फरियाद पहुंचे थे। यहाँ जीतू ने कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें असलम नारू नाम का युवक गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद जीतू और उसके साथी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना के कुछ दिनों के बाद जीतू और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर से जीतू को पुलिस ने जेल में डाल दिया।
जेल में सजा काटने के बाद जीतू को जमानत मिल गई और जीतू एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर जीतू ने महसूस किया कि इलाके में उसके नाम की दहशत कम होती जा रही है और उसके विरोधी राम स्वरूप का नाम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जीतू ने योजना बनाई कि अगर उसे अपना रुतबा और खौफ कायम रखना है तो उसे राम स्वरूप को रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे में एक दिन जीतू ने अपने दो साथी फरियाद और महेंद्र गोदारा के साथ मिलकर राम स्वरूप पर हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ पांव तोड़ डाले, मौके से फरार हो गया। जीतू को लगा कि उसने राम स्वरूप को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राम स्वरूप को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जीतू को लग रहा था कि अगर राम स्वरूप बच गया तो फिर वो उस पर हमला करेगा, क्योंकि पैसों और हथियारों में राम स्वरूप जीतू से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल रामस्वरूप को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन रामस्वरूप ने ना तो पुलिस को शिकायत करी और ना ही जीतू या अन्य के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया। रामस्वरूप के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था और यही चीज़ जीतू समझ ही नहीं पाया। जीतू नहीं समझ पाया कि रामस्वरूप आखिरकार उसके साथ क्या खेल खेलना चाह रहा है। जीतू ने राम स्वरूप पर जानलेवा हमला किया। हालांकि जीतू ने समझा होगा कि राम स्वरूप मारा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल यह है कि राम स्वरूप ने जीतू जोड़ी और उसके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? क्या राम स्वरूप जीतू जोड़ी से डर गया था या फिर राम स्वरूप चाहता था कि अब जीतू जोड़ी के साथ हाथ मिला लिया जाए, या फिर तय कर चुका था कि अब जीतू जोड़ी के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना है और अगर वो मामला दर्ज कराएगा तो पुलिस जीतू को पकड़कर जेल में डाल देगी और वो अपना बदला नहीं ले पाएगा। आपको बताएंगे अस्पताल में अधमरी हालत में पड़ा राम स्वरूप क्या सोच रहा था और आगे क्या होने वाला था। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। जीतू जोड़ी और रामस्वरूप गैंग के बीच में जंग क्या खत्म हो गई थी या फिर अब बड़ी गैंगवार की तैयारी की जा रही थी? क्योंकि रामस्वरूप ने खुद पर हुए जानलेवे हमले के बाद भी जीतू जोड़ी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। और ऐसा क्यों हुआ, ये जीतू जोड़ी की समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जीतू जोड़ी को सिर्फ रामस्वरूप से ही निपटना नहीं था, बल्कि जीतू जोड़ी की जिंदगी में अब दोस्तों की दगाबाजी भी आनी थी। एक ऐसी दगाबाजी जो जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी की जान पर भारी पड़ने वाली थी। ये रिपोर्ट देखिए। राम स्वरूप पर जानलेवा हमला करने के बाद जीतू जोड़ी अंडरग्राउंड हो गया। उसको लग रहा था कि राम स्वरूप मामला दर्ज कराएगा और पुलिस उसको और उसकी गैंग के खात्मे के लिए कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जख्मी राम स्वरूप अस्पताल में भर्ती था और सही होने का इंतजार कर रहा था। वो वक्त भी आया। सही होने के बाद एक बार फिर से राम स्वरूप इलाके में लौटा और जिसका डर पुलिस और जीतू जोड़ी को था, अब वही होने वाला था। राम स्वरूप ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमले का प्लान बनाया। जीतू के साथियों और उस पर हमला करने वाले महेंद्र गोदारा पर फायरिंग की। कड़वा सर स्टैंड पर हुई फायरिंग में महेंद्र गोदारा की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद राम स्वरूप वहां से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में दोनों गैंग में दहशत पैदा हो गई। लेकिन फरारी के दौरान भी राम स्वरूप शांत नहीं बैठा। उसने जीतू और उसकी गैंग पर कई बार हमले की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने राम स्वरूप को महेंद्र गोदारा की हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इसके बाद से अभी तक राम स्वरूप सलाखों से बाहर नहीं आया। तो क्या जीतू का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका था? बिल्कुल नहीं। अब जीतू की जिंदगी में
दगाबाजी की एंट्री होती है, जिसको जीतू अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जिस पर जीतू सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उस फरियाद ने जीतू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कुछ लोगों ने और उसके गैंग के साथी ने फरियाद के बीच में विवाद पैदा कर दिया। हालात यहाँ तक बिगड़े कि फरियाद जीतू की गैंग को छोड़कर चला गया और कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपनी अलग गैंग बना ली। इलाके में एक बार फिर से जीतू का सामना करने के लिए एक चेहरा था, जो जीतू की कमजोरी, जीतू की गैंग के बारे में सब कुछ जानता था। वर्चस्व की इस जंग में जीतू और फरियाद के बीच आए दिन फायरिंग की घटनाएं आम हो चली। वर्ष 2021 में चूरू के नए बस स्टैंड पर जीतू और फरियाद गैंग के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें जीतू के द्वारा चलाई गई एक गोली फरियाद को नहीं बल्कि एक बस कंडक्टर को जा लगी। घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। जीतू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फरियाद मौके से फरार हो गया। जेल में कुछ वक्त बिताने के बाद जीतू एक बार फिर से बाहर आ गया। बाहर आकर जीतू को एक बार फिर महसूस हुआ कि पहले राम स्वरूप ने इलाके में उसकी दहशत को खत्म किया और अब फरियाद भी उसी राह पर है। ऐसे में जीतू ने अब फरियाद को अपने रास्ते से हटाने की सोच ली और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियाद गैंग के गुर्गों पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले फरियाद के भाई शाहरुख पर फायरिंग की गई और दूसरी बार शाहरुख से छोटे भाई साहिल पर फायरिंग की गई, लेकिन दोनों घटनाओं में शाहरुख और साहिल बच गए और ये गैंगवार अभी भी जारी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जीतू जोड़ी गैंग में कौन कौन शामिल है। जीतू जोड़ी गैंग के सदस्य संदीप कादियान, जीतू का सबसे भरोसेमंद साथी, संजय भामाशी, हिस्ट्री शीटर चूरू, अश्विनी पंडित चूरू, जावेद चूरू, प्रद्युमन सिंह चूरू, अनिल स्वामी जोड़ी चूरू, अभिषेक मोटासरा चूरू, आदिल खान चूरू, मोनू खान चूरू, सुरेश जोड़ी चूरू। जीतू जोड़ी का एक दुश्मन अभी जेल में है और दूसरा बाहर है, लेकिन ये तय है कि किसी भी गैंगस्टर की जिंदगी का अंत सुख से भरा नहीं होता, बल्कि हर गैंगस्टर का अंत बुरा ही होता है। जीतू अगर सपनों को जीता और पुलिस भर्ती के लिए दोबारा तैयारी करता, तो क्या पता वो आज खाकी पहनकर अपराधियों का काल बनता, लेकिन उसने गलत राह को चुना है तो अंजाम भी बुरा ही होगा। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही, लेकिन जैसा हम हर प्रोग्राम के अंत में कहते हैं कि किसी भी अपराधी का अंत 3 ही तरीकों से होता है। या तो वो गैंगवार का शिकार होता है, या फिर पुलिस की गोली का शिकार, या फिर हमेशा के लिए सलाखों में जिंदगी को मरते दम तक काटता है। अब जीतू जोड़ी की जिंदगी का अंत कैसे होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये बताना आसान है कि अपराध की राह पर चलकर ना तो कोई ज्यादा लंबी पारी खेल पाया और ना ही खेल पाएगा। और सोचिए जरा उस पिता के बारे में जिसने देश की सेवा में जवानी लुटा दी और उसका जवान बेटा अपराध की राह पर चलते हुए सलाखों में जिंदगी जी रहा है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। जय हिंद।